हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो सारे पॉइंट वाइज मिले, ताकि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है। तो प्लांटेशन फार्मिंग एक कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। इसमें एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में लगाते हैं, यानी एक बड़े से एरिया में अगर आपको एक सिंगल क्रॉप को लगाते हैं, मान के चलिए आप वीट लगाते हैं या राइस लगाते हैं, कोई भी एक क्रॉप को एक लंबे से एक बड़े से एरिया में लगाते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्लांटेशन। ठीक है, ये जो होता है आपके अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो लोकल कंडीशन होता है, क्लाइमेटिकल कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में कौन सा प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए। सबसे पहला हो गया, प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का मिला जुला इस पर असर रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपका डायरेक्टली इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। बेसिकली आप इसको बेचने के लिए बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया, कल्टीवेशन ऑफ कैश फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो इसमें प्लांटेशन में जो भी कुछ उगाएंगे वो एक्सपोर्ट करने के लिए उगाते हैं। मैक्सिमम टाइम आप उसी लिए उगाते हैं ताकि आप उससे कुछ कैश कमा सके, कुछ पैसा कमा सके। तीसरा चीज़ है, इट इज़ बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसमें आपको लेबर भी ज़्यादा लगता है क्योंकि लार्ज एरिया है, और कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पर आपको पूंजी भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये लार्ज एरिया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके हो गए, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। इस तरह के जो भी प्लांटेशन करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि इसे बेच करके हम वहाँ से कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मिलेट्स, वाई आर मिलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। मिलेट्स क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स को हम ये कह सकते हैं एक मोटा अनाज, यानी मोटे अनाज को ही हम लोग मिलेट्स कहते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट दिया गया है, दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। जनरली हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाता है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या मिलेट्स में आता है। इसको जनरली आप देखे होंगे कि हम लोग खाते नहीं है। आपके घरों में भी वीट बनता है, राइस बनता है, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हो गई, दीज आर यूज एज फूड क्रॉप्स एज वेल एज फोडर क्रॉप्स। ये आपको खाने में काम आते हैं, जनरली नहीं खाते लेकिन खाने में काम आता है। जैसे आप राजस्थान के इलाके में जाएंगे वहाँ पर आपको खाने काम आएगा, और साथ ही साथ फॉडर क्रॉप्स में भी, यानी कि पशुओं को खिलाने में भी, अगर आपके पास गाय, भैंस, बकरी इस टाइप के हैं तो उन्हें भी खिलाने में बहुत ही अच्छा असर करता है। और चौथा पॉइंट हो गया, इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें आपको बताना है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि कोई एक समूह है, एक ग्रुप है, वो एक एरिया में जाता है, वहाँ पर क्या करता है, कुछ प्लांट्स को कट करता है, वहाँ पे जला देता है। जलाने के बाद जो एरिया बचता है उस एरिया में वे फार्मिंग शुरू करते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका घाटा क्या होता है, इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहला तो जो इसका नुकसान हो जाता है कि इन्वायरमेंट को ये हार्मफुल इफेक्ट करता है। आप किसी प्लांट को जाइएगा, किसी जंगल में कुछ एरिया को काट देते हैं, वहाँ पर जला देते हैं, उससे क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि बर्निंग ऑफ प्लांट्स करने से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। देखिए, आप बहुत ही बड़े इलाका में जाकर के बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को जलाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपका इससे घाटा होता है, ये आपका हार्मफुल इफेक्ट है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड डे बाई डे, कैन यू इमेजिन इट्स कंसिक्वेंसेस। आपको बताना है जो लैंड है कल्टिवेशन का वो दिन पर दिन कम हो रहा है। ठीक है, जो बोने वाले जो हमारे पास ज़मीन है वो कम हो रहा है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा आगे चल के, उससे क्या घाटा होगा या फिर उसके क्या आपको देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। आंसर क्या होगा, लेस लैंड अंडर कल्टीवेशन वुड कॉज द लैक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द पीपल। देखिए, जब खाने के लिए आपको क्या चाहिए, कल्टीवेशन करना है, और कल्टीवेशन के लिए आपको ज़मीन चाहिए, और जैसे जैसे ज़मीन कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, कल्टीवेशन कम होगा तो फूड भी कम मिलेगा और आपके पास लैक ऑफ फूड हो जाएगा, तो आपको फिर बाहर से मंगाना होगा। ठीक है,
दूसरा हो जाता है ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स द प्राइसेस ऑफ फूड क्रॉप्स विल रेज टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। देखिए अगर किसी एक एरिया में अगर बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, अगर बहुत ज़्यादा राइस होता है तो वहाँ पे सस्ता होगा, और जैसे जैसे एरिया कम होगा तो खेती भी कम होगी। उससे क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि भैया आप खाने को तो नहीं रोकेंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगा और इसका जब आपको अवेलेबिलिटी कम है, तो इससे क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इट विल ऑल्सो लीड टू मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्शन। अब आपके पास एरिया कम है लेकिन आपको सामान ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आपको उपज करना है, तो क्या करेगा, फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा डालिएगा और ज़्यादा डालिएगा ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स आपके खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये अब कंसिक्वेंसेस हुआ कि अगर जो लैंड जिस तरह से डे बाय डे कम हो रहा है, उससे क्या होगा, कंसिक्वेंसेस आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लैंड कम क्यों हो रहा है वो आप आराम से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपके शहरीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हम लोग एरिया को काट काट के अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पर रोड बना रहे हैं, ट्रेन के लिए रेलवे लाइन बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वहाँ का एरिया को कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स तो हो गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। एक डिपार्टमेंट बनाए जिसमें क्या होगा, रिसर्च होगा एग्रीकल्चर को लेकर के। ठीक है, दूसरा हो गया इन 1980s एंड 1990s अ कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। 1980-1990s में क्या हुआ, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम आया जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो भी आपके पास जो रिसर्च होता है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर प्रोग्राम लाया गया, और साथ ही साथ टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो आप खेती और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़। गवर्नमेंट आपके लिए एक और बेनिफिट ला के रखी है कि मान के चलिए उस एरिया में ड्रॉट होता है, सुखाड़ होता है या फिर बाढ़ आता है, किसी भी तरह का नेचुरल क्लैमिटी होता है, उस कंडीशन में क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा आपको। उस क्रॉप को लेकर के जो इंश्योरेंस करवाया उसको पे पैसा मिलेगा। तो सरकार ये भी आपको लिए कर रही है ताकि खेती को और ज़्यादा बढ़ावा दे सके। चौथा पॉइंट हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। ये सब आप लोगों को, किसानों को दिया जा रहा है ताकि वे और भी ज़्यादा खेती में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में साथ दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द सोसाइटी। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको कुछ नोट्स बनाना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोसाइटी पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिला वो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स इंक्रीज्ड। फार्मर्स का जो रहने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से उनका आमदनी बढ़ने की वजह से वे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे से फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। दूसरा चीज़ हो गया फार्मर्स स्टार्ट डूइंग फार्म एक्टिविटीज़ विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेसिंग मशीन्स। थ्रेसर्स जो है, जो आपके पास ट्रैक्टर है, मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसको यूज़ करके अब किसान उसमें खेती में लग गए, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट हो गया। तीसरा क्या हो गया, लिटरेसी हैज़ राइजन अमॉन्ग द फार्मर्स। फार्मर्स अब धीरे धीरे और भी लिटरेट होने लगे कि कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कौन सा मैन्योर यूज़ करना चाहिए, सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया द लिंक बिटवीन द मनी लेंडर्स एंड द फार्मर इज़ नो मोर, नाउ फार्मर्स प्रीफर टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स। अब फार्मर क्या करते हैं, जो बैंक से लोन लेने लगे तो उनको ब्याज कम देना पड़ा, इंटरेस्ट कम देने की वजह से वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोन लेकर के खेती में बढ़ सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल पॉइंट वाइज इसको देखेंगे ताकि आपको जब आंसर लिखना होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल बनाया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग, दोनों का डिफरेंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है,
जो फार्मिंग प्रैक्टिस होता है वो पर्सनल कंजप्शन पे होता है, यानी कि आप वही चीज़ को उगाएंगे, आप उतना ही उगाएंगे जिससे आपका काम चल सके, आपको उससे अनाज मिले और आप उसको खाना खा सके। यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब उतना ही आप उगाइएगा जितना कि आपके लायक हो, आप उसको बेच करके आप उसको कमा सके, मतलब आप उतना ही उगाएंगे जितना पे आप खा सके, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? एक ऐसा फार्मिंग जहाँ पर फार्मिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसे बेच करके और पैसा कमाएं, ठीक है। ये कमाने के लिए होता है और ये होता है जीने के लिए, ठीक है। दूसरा हो गया लेबर इंटेंसिव और ये हो गया कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पर आपको लेबर ज़्यादा लगता है और इस कंडीशन में कैपिटल यानी कि आपको पूंजी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर लेबर के बजाय अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, इसीलिए वहाँ पे पूंजी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और सब्सिस्टेंस में क्या होता है कि एक स्मॉल एरिया में होता है, क्योंकि बस आपको अपने लिए उगाना है, आपको अपने जीने के लिए उगाना है, तो एक स्मॉल एरिया में लगाते हैं। लेकिन जब बेचने की बात करेंगे तो ये आपका लार्ज एरिया में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है? इट इज़ इन्हेंस्ड थ्रू द यूज़ ऑफ मैन्यूअर्स, और यहाँ पर सेकेंड में आपका हो जाएगा मॉडर्न इनपुट्स। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वहाँ पर आपको मैन्यूअर्स की यूज़ करते हैं और कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उगा सके, ठीक है। और क्या फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉमर्शियल फार्मिंग्स होता है वहाँ पर कैश क्रॉप्स को उगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे बेचने के लिए कर रहे हैं। देखिए, जब आप इसको लिखेंगे तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि वो जो फसल उगाएंगे वो मेरे खुद के लिए होगा, मुझे जीने के लिए जो चाहिए। और कॉमर्शियल का मतलब हो गया वैसी फसल जिसको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा के लिए किए, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए किए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मानसून और इट डिपेंड्स ऑन इरिगेशन मेथड्स। देखिए, जब आप बेचने की बात करेंगे तो सिर्फ मानसून पे तो निर्भर नहीं रहेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, वहाँ पर इरिगेशन मेथड्स लगाएंगे जिससे कि आप वहाँ पे इरिगेशन कर सके। लेकिन जब आपको खुद के लिए चाहिए, सब्सिस्टेंस मेथड हो गया, तो ये मानसून पे डिपेंडेंट रहेगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है, यहाँ पर मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है। और जो कमर्शियल फार्मिंग होता है यहाँ पर मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से लिख सके, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते थे इंपॉर्टेंट में, सारे को आज हम डिस्कस कर दिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपने राय ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।